अभी एक बार ट्राइंगल लॉ जैसा ही एक लॉ है, क्योंकि दोनों का प्रूफ पेपर में आता है, तो पहले 5 मिनट इस पे खर्च करते हैं। हम करेंगे आज पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ। डिट्टो सेम दिखता है, सब कुछ सेम है, वही पाइथागोरस, वही ट्राइंगल, बस नजरिया थोड़ा सा अलग है। ट्राइंगल में और पैरेललोग्राम में फर्क क्या, आप पहली 2-3 लाइनों में समझ जाओगे। ट्राइंगल लॉ ने कहा था कि अगर कभी आप दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड्स में रिप्रेजेंट कर पाओ टेकन इन सेम ऑर्डर, तो फिर उसी ट्राइंगल की तीसरी साइड आपको उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट दे देगी। पैरेललोग्राम लॉ अलग कहता है, ये कहता है अगर आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो साइड्स में रिप्रेजेंट कर पाओ, पर इस बार दोनों वेक्टर, पहले क्या था, ऐसे ज्वाइन थे दोनों वेक्टर, ट्राइंगल लॉ में ऐसे ज्वाइनिंग होती है, ऐसे एक के टेल से दूसरे का हेड, तो ये पहले वाला खत्म हुआ, दूसरा चालू हो गया। हम दो वेक्टर को ऐसे ज्वाइन करते हैं ट्राइंगल लॉ में। पैरेललोग्राम ऐसे नहीं कहता, वो कहता है बोथ वेक्टर्स आर जॉइंट फ्रॉम टेल टू टेल, एंड टू एंड। कैसे? एंड टू एंड, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बिल्कुल दोनों का इनिशियल पॉइंट ज्वाइन है। यहां पर क्या था, एक खत्म हुआ दूसरा चालू हुआ, सेम ऑर्डर, याद है, सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर। इसमें सेम ऑर्डर नहीं है, एंड टू एंड ज्वाइन है। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं और आप उन दो वेक्टर की मदद से पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। पैरेललोग्राम की दो साइड्स, एक शब्द होगा एडजेसेंट, क्या लिखा होगा? तो अगर आप किन्हीं भी दो वेक्टर से पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, हम पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं ना भाई। कि अगर मान लो कोई वेक्टर ऐसे पड़ा है, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसे पड़ा है, आप इन दोनों को तरीके से उठाओ, इसको थोड़ा पीछे ले आओ, इसको थोड़ा आगे ले आओ, ये पैरेललोग्राम की दो साइड तो बन गई। वेक्टर को हम सेम तरीके से उठा के आगे पीछे तो कर सकते हैं। तो आप अगर किन्हीं भी दो वेक्टर को एंड टू एंड ज्वाइन करके पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट कर पाते हो, तो उस पैरेललोग्राम को नकली कंप्लीट करता हूं पहले मैं, ऐसी कंप्लीट होगा पैरेललोग्राम। तो अगर आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर पाते हो, तो उस कथित पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ बात कर रहा है डायगोनल की। ट्राइंगल लॉ ने कहा था थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट, ये कह रहा है द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम विल बी द रिजल्टेंट। अगर आप दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट कर पाते हो, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, यानी कि ये आपका रिजल्टेंट होगा। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ। अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट, यहां शुरू होता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, the resultant vector is represented by the diagonal of that parallelogram originating from the same point। इसी पॉइंट, ये बच्चे कहते हैं भैया ये भी तो डायगोनल है, भाई पैरेललोग्राम के दो डायगोनल है, एक ये वाला एक ये वाला, हमें कौन सा डायगोनल लेना है? जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर मिल रहे हैं उसी पॉइंट वाला डायगोनल चाहिए, ठीक है। तो समझ पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, दोनों लॉ सेम ही है, बस देखने का तरीका अलग है। ट्राइंगल लॉ में दो वेक्टर ऐसे जॉइंट थे बालक, ऐसे, और हम बोल रहे थे द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल विल बी द रिजल्टेंट व्हेन टू वेक्टर्स आर जॉइंट फ्रॉम हेड टू टेल, एक के सिर से दूसरे का पैर ज्वाइन होता है, तब ट्राइंगल लॉ लगाया जाता है, तब ट्राइंगल लॉ से देखते हैं। पर यहां पर दोनों की टेल आपस में ज्वाइन है, दोनों के हेड दूर है, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है।
दोनों का फॉर्मूला भी सेम आएगा, आंसर भी सेम आएगा, तरीका भी सेम है। अगर दो वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइन होते हैं तो हम बोलते हैं हम इसे ट्राइंगल लॉ सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने का फॉर्मूला भी सेम आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, tan अल्फा भी सेम आता है, सब कुछ सेम आता है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। इसमें टेल टू टेल ज्वाइन है, इसमें हेड टू टेल ज्वाइन है, बस यही फर्क है, और कोई फर्क है ही नहीं। यानी कि अगर कोई कल को तुम 12वीं में आकर वो फॉर्मूला लगा रहे होगे, कोई तुमसे नहीं पूछता कौन सा लॉ लगा रहे हो, पैरेललोग्राम या ट्रायंगल, दोनों एक ही बात, बस देखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए प्रूफ दोनों का आ जाता है, स्टेटमेंट दोनों की आ जाती है। एक तो कर चुके हैं, दूसरा भी करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा तो चालू करें प्रूफ इसका। आप पहले ये समझ गए कि रिजल्टेंट इज आवर आंसर, डायगोनल इज द रिजल्टेंट। दो वेक्टर एंड टू एंड ज्वाइन, डायगोनल इज द रिजल्टेंट। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। पेपर में ना इस नाम से आता है, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन या एनालिटिकल प्रूफ ऑफ ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो एनालिटिकल प्रूफ बोलता है। याद रखना स्टेटमेंट हमेशा लिखनी है, स्टेटमेंट का 1.5 नंबर 1 नंबर होता है, वो कट जाएगा नहीं तो। स्टेटमेंट लिखने के बाद बाकी की प्रक्रिया अपनी अपनी है, कैसे करना चाहो चालू करें। चलिए एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ चालू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम। स्टेटमेंट लिखने के बाद डायग्राम बनाना। स्टेटमेंट का 1 नंबर होता है, डायग्राम का 1 नंबर होता है। नाम रख दिया वेक्टर बी, इसका नाम रख दिया वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। अच्छा, अब पैरेललोग्राम की अच्छी बात क्या है कि अगर इस पूरे वेक्टर की लंबाई बी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बी होगा ना इसका, बी वेक्टर की लंबाई को बी बोलते हैं, ए वेक्टर की लंबाई को ए या मॉड ए बोलते हैं। मॉड बी बोलो या बी बोलो, एक ही बात है। अब आपको मुझे बताना है कि अगर ये बी है लंबाई और ये पैरेललोग्राम है, तो भाई ये सामने वाली लंबाई भी कितनी होगी? श्योर हो? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ये बी तो वो भी बी। अच्छा, क्या मैं इसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल लगाए बनाए बिना पाइथागोरस नहीं लगा सकता? राइट एंगल ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, वही काम जो पहले किया था, एक्सटेंड 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 एक्सटेंड, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ए वेक्टर को एक्सटेंड किया और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ओ। मैंने आर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम एम रख देते हैं, एस रख देते हैं। इसको लगता है डायग्राम बहुत सिंपल है। हमने दो वेक्टर बनाए, नीचे लेटा हुआ ए वेक्टर, ऊपर बी वेक्टर, डॉट लाइन से यहां बोल्ड लाइन से पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया। उसके बाद ये बी है तो वो भी बी होगा, और वहां पर एक 90 डिग्री ट्राइंगल बनाने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसे एक्सटेंड करके सब पॉइंट्स को नाम दे दिया, कुछ ना कुछ नाम दे दिया। इसके बाद अब हम जानते हैं रिजल्टेंट कौन है? डायगोनल। अकॉर्डिंग टू द लॉ रिजल्टेंट इज डायगोनल। ये रिजल्टेंट है। अब जल्दी से आप मुझे बताएं, क्या आप जानते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? तो हमारे दो वेक्टर के बीच का एंगल, हमारी प्रथा है थीटा लेने की, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हमने ले लिया थीटा। अब बताओ यार, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सुना है कभी? अगर ये थीटा है और ये पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से और क्या होगा? थीटा। देखो पहले मैच करो, क्या दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? कौन सा रूल लग रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। थीटा होगा नहीं होगा? ये थीटा तो वो भी थीटा, कौन एग्री करता है? अरे पैरेलल ट्रांसवर्सल, सही है। तो इतना डायग्राम बनता है तो तुमसे फिजिक्स होगी।
क्योंकि अगर डायग्राम इतना बेसिक हमें याद नहीं हो पा रहा तो न्यूमेरिकल तो बहुत आगे है। मिश्रा जी क्लियर है? स्टेटमेंट लिख दी, डायग्राम बना दिया, ए बी, पैरेललोग्राम कंप्लीट, आर और ये बी तो वो भी बी, राइट एंगल लगा के नामकरण करके ये थीटा ये थीटा। तो क्वेश्चन हमें क्या देता है हमेशा कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। और कहता है उनका रिजल्टेंट निकालो। चलो चालू करते हैं। बाहर वाले ट्राइंगल को उठाओ ट्राइंगल लॉ की तरह, नाम बताओ। इन ट्राइंगल राइट एंगल वाले इसको सेंटर में लेते हैं, आर एस क्यू। इन ट्राइंगल आर एस क्यू सबसे पहले साइन थीटा या कॉस थीटा, क्या लिखाओगे? कुछ भी निकाल लो, दोनों निकालने हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी। आर एस। हाइपोटेन्यूज आर क्यू। सही है। अच्छा, क्या आर क्यू बी के बराबर है? सोच लो, क्या आर क्यू बी के बराबर है? और आर एस तो आर एस है ही, तो बताओ ये इसके इक्वल आ गया। क्या मैं बी को मल्टीप्लाई में ले जा सकता हूं? आर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब बताओ अब क्या करना है? कॉस थीटा। भाई जिसने वो प्रैक्टिस किया उसे आता है कि सेम है सब कुछ कहानी। हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्यूएस अपॉन आर क्यू। आर क्यू किसके बराबर है? बी। तो बताओ यार, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यूएस क्या आ जाएगा? अब तो बस पाइथागोरस लगानी है बड़े ट्राइंगल में। बड़ा ट्राइंगल कौन सा है? ओ आर एस। पाइथागोरस लगाते हैं। बताओ यार, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। इतना तो सब लिख पाएंगे पाइथागोरस को। बड़े ट्राइंगल में ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस का स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर। अब यार ओ एस में ओ से लेकर एस तक में दो बंदे आ रहे हैं। एक तो आ रहा है ए, और कौन आ रहा है? यानी कि ओ क्यू भी आ रहा है और क्यू एस भी आ रहा है। सही बोल रहा हूं? मैं ज्यादा स्टेप करना चाहता हूं क्योंकि ये प्रूफ है। अगर ज्यादा स्टेप होंगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। अपने को ओपन ही तो करना है। अपन लिख देंगे ओ एस। भाई निशान ध्यान से, ओ एस को लिख दूंगा ओ क्यू प्लस क्यू एस। ओ क्यू का होल प्लस आर एस का इज इक्वल टू ओ आर का। वैल्यू पुटिंग करो भाई। ओ आर क्या है? ओ आर, आर वेक्टर के बराबर है। ओ क्यू क्या है? ओ क्यू ए। क्यू एस क्या है? क्यू एस आर एस क्या है? आइडेंटिटी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक बी स्क्वायर वाली टर्म ये रही, एक बी स्क्वायर वाली टर्म ये रही, दोनों से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों टर्म आ गई। अब आखिर में नीचे वाली टर्म प्लस 2ab। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी है, पता है हमें। तो आर स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा अंडर रूट। तो फाइनल आंसर आपके सामने आर इज इक्वल टू अंडर रूट
प्लस 2ab cos थीटा। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है अमान, ये बहुत मुश्किल है अमान। कितना मुश्किल है अमान, ये आसान। आर आ गया, लेकिन आर तो रिजल्टेंट है, उसकी डायरेक्शन tan अल्फा। अब tan अल्फा का तो फॉर्मूला रट गया हमें, हाँ ना बोलो। अब पहले अल्फा लो तो सही, किसके साथ लोगे? रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ लेना है बी के साथ, बताओ, मर्जी है, प्रूफ है, किसी के साथ ले लो। जनरली बुक्स में ए के साथ लिया होता है। तो रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल में लेता हूं, और वो मुझे दे रखा है क्या? अल्फा। कि रिजल्टेंट आर वेक्टर ए के साथ अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा का तो सीधा फॉर्मूला लिख देना इसके बाद। जिसके साथ एंगल बन रहा है उसकी इज्जत होती है, दूसरे वाले का कॉस और साइन लेते हैं। तो बताओ, ए के साथ एंगल लिया था मैंने, तो डिनोमिनेटर में ए आ गया अकेला, और ऊपर आ गया दूसरे वाले का साइन थीटा, नीचे आ गया दूसरे वाले का कॉस थीटा। तो ये दोनों चीजें बॉक्स में, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। पैरेललोग्राम लो, डन। डिफिकल्ट भाई, ट्राइंगल आता है तो पैरेललोग्राम भी आता है, मुश्किल नहीं है, बस डायग्राम अलग है और स्टेटमेंट अलग है। प्रूफ तो बिल्कुल सेम है, प्रूफ बिल्कुल डिक्टो है। अगर आप यकीन मानो, तुम उसका प्रूफ इसमें कर दोगे ना, पता भी नहीं चलेगा, फर्क ही नहीं है। दोनों बार बाहरी ट्राइंगल लिया जाता है, साइन निकालते हैं, कॉस निकालते हैं, फिर पाइथागोरस लगाते हैं, आंसर आता है। ठीक है, तो पेपर में ट्राइंगल लॉ आएगा या पैरेललोग्राम लॉ आएगा, दोनों में से एक आएगा। यहां के पेपर में भी, स्कूल की यूटी में भी आता ही आता है, आना ही आना है। वेक्टर आ रहा है तो लॉ आएंगे। पॉलीगन लॉ क्या कहता है? पॉलीगन लॉ क्या कहता है भाई? बोल के बताओ, लिखो मत, बोल के बताओ, क्या कहता है पॉलीगन लॉ हिंदी में? कि अगर दिए गए वेक्टर्स को हम एक पॉलीगन की साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, तो उस पॉलीगन का जो आखिरी साइड होगी, क्लोजिंग साइड, वो हमें उन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट दे देगी। और गलती से अगर हमें जो वेक्टर दिए गए हैं उनको ज्वाइन करने पर क्लोज्ड पॉलीगन बना, तो उन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? बस शर्त यह है कि आपको सभी वेक्टर को सेम ऑर्डर में लेना है। कैसे? सेम ऑर्डर। डन। नोट कर लिया होगा यार? अच्छा, अब एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है सब्ट्रैक्शन। क्या भाई? एडिशन तो सीख गए, ए प्लस बी, ए माइनस बी कैसे करते हैं भैया? देखो बालक यार, देखो यार, अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अब तो एक घोंचू बच्चा भी जानता है कि अगर ये ए है, ये बी है, तो इनका रिजल्टेंट एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, और ये जो बीच में लाइन जा रही है ए प्लस बी, तो दो वेक्टर का सम रिजल्टेंट निकालना हम सीख गए। लेकिन अगर मुझे दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालना हो, ए माइनस बी, तो कैसे निकालें? क्या दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अगर कोई मुझसे बोलेगा a माइनस बी निकालो, तो मैं बोलूंगा देखो यार, a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ वेक्टर थिंग, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व? क्या मैं इसे लिख सकता हूं a वेक्टर प्लस में माइनस बी वेक्टर? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a वेक्टर प्लस में माइनस बी वेक्टर? सोच के बताओ। तो मैं लिख सकता हूं a प्लस माइनस बी। इसका मतलब है कि मैं दो वेक्टर को अभी भी ऐड कर रहा हूं, और उन दो वेक्टर का नाम क्या है? a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। भाई माइनस बी वेक्टर क्या होता है? हमने क्लासेस शुरू करी थी जब, तो मैंने आपको नेगेटिव ऑफ वेक्टर बताया था कि अगर ए वेक्टर इस तरफ है तो माइनस ए वेक्टर इस तरफ होगा, बी वेक्टर इस तरफ है तो माइनस बी वेक्टर इस तरफ, बिल्कुल उल्टा। तो माइनस बी वेक्टर भी अपने आप में एक वेक्टर होता है। तो जब मुझे ए और बी को माइनस करना होता है, तो मैं ए और बी को माइनस नहीं करता, ए और माइनस बी को
प्लस करते हैं। ए वेक्टर एक वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर क्रिएट करते हैं और उनका रिजल्टेंट बनाते हैं। समझ रहे हो कैसे? लेकिन अब बालक ए ये रहा, बी ये रहा, किसी ने आपसे कहा ए माइनस बी, जैसे ए प्लस बी दर्शा रहे हो इस लाइन से, ए माइनस बी कहां मार्क होगा, कैसा बनेगा? बहुत सिंपल है। क्या है? ऐसे देखो, ये रहा ए, ये रहा बी, पहले निकालेंगे माइनस बी। क्या निकालेंगे? अगर ये ऊपर की तरफ बी है तो माइनस बी कहां होगा? ये बात पता है तुम्हें कि किसी वेक्टर का नेगेटिव उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। पहली स्टार्टिंग क्लास में कहा था, 2 क्लास में। तो भाई बी इधर है तो माइनस बी कहां होगा? सेम लेंथ होगी, मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर, डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये रहा आपका माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब मुझे ए माइनस बी निकालना है, मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो एक वेक्टर ए ये रहा, बी ये रहा, माइनस बी ये रहा। जब भी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होता है तो पहले उनसे क्या बनाया जाता है? पैरेललोग्राम। क्या बनाते हैं? तो मैंने ए और माइनस बी से बनाया, बना दिया, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा। तो ये लो, हम बना दें डायगोनल। ये रहा आपका ए वेक्टर माइनस, समझ रहे हो भैया? आप डायग्राम में मार्क करना सिखा रहे हो? हाँ, अभी तो वही सिखा रहा हूं कि एग्जैक्टली हम ग्राफ पर ए प्लस बी को अगर ऐसे मार्क करते हैं तो ए माइनस बी को कैसे मार्क करते हैं? ऐसे। ये समझ में आया क्या? आप समझ गए ए माइनस बी मार्क कैसे होता है? ए प्लस बी तो ऐसे होता है, ए माइनस बी ऐसे होता है। भाई साहब देखो, जब हम एच सी वर्मा, पता है एक किताब का नाम है, जब हम एच सी वर्मा, डीसी पांडे ऐसी किताबें करते हैं ना जो कॉम्पिटिटिव की होती है, तो वो किताब में प्रश्न आपसे उठेगा पहले 10 प्रश्नों के बाद 11वां, या नहीं उठेगा, वो डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी मैं तुमसे बोलूं बी माइनस ए मार्क करके दिखाओ, बी माइनस ए, बहुत शानदार। पहले माइनस ए चाहिए होगा ना। मैं, कोई मुझसे बोलेगा बी माइनस ए, तो बोलूंगा बी माइनस ए कुछ नहीं होता, बी प्लस में ये होता है। तो अगर ए वेक्टर इस तरफ है तो माइनस ए वेक्टर किस तरफ होगा? सही है। कौन है ये? माइनस ए वेक्टर। अब मुझे माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या निकालना है? बी वेक्टर का और माइनस ए का, तभी तो बी माइनस ए आएगा। अब बी वेक्टर ये रहा, माइनस ए रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। तो इन दोनों से कंप्लीट करते हैं, रिजल्टेंट क्या होगा? कहां? डायगोनल। बनाओ डायगोनल। कैसे बनेगा? ये क्या है? नहीं समझे? तो हमने एक ही ग्राफ में ये सीखा कि ए प्लस बी तो इस डायगोनल से आता है, लेकिन ए माइनस बी और बी माइनस से निकालना है तो वो कैसे आता है? समझ रहे हो? और ये भी देख पा रहे होंगे ए माइनस बी और बी माइनस से बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे के नेगेटिव हैं। क्या है? आप बुद्धि लगाओ और बताओ, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ए नहीं होता क्या? इस माइनस को अंदर ले जाओ, ए माइनस बी बन जाएगा। क्या ये पूरा वेक्टर और ये पूरा वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है? और जब भी 2 वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं तो ऑपोजिट होते हैं। ये देखो बिल्कुल ऑपोजिट है। खैर, ये समझने की बात थी, लेकिन ये बताओ, आप ए माइनस बी, बी माइनस से मार्क करना सीख गए हो? श्योर हो? पक्की बात है? अच्छी बात। ठीक है, बढ़े आगे। प्रश्न है आपके लिए, फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब सुन लो इधर ध्यान से, इधर सुन लो, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, गलती मत करना, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 60। सही है। मुझे अगर निकालना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के लिए माइनस का बी चाहिए। माइनस बी कहां होगा? नीचे। अब बच्चा कहता है भैया
अब फॉर्मूला तो वही लगता है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, हाँ वही लगता है। लेकिन मूर्ख जब ए और बी का रिजल्टेंट निकाल रहा है तो बीच का एंगल क्या है इन दोनों के, तो 60 लेगा। लेकिन जब ए और माइनस बी का रिजल्टेंट निकाल रहा है तो इनके बीच का एंगल ये है ना, क्या ये भी 60 है? ये 60 है, ये 180 माइनस 60 है, कितना? 120। नहीं समझे? नहीं आया? बस बच्चे को नहीं आता, पर तुम्हें तो आ गया, बच्चे को नहीं आता, बुद्धिहीन। अभी ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी तो घोचो तुम यूं ही निकाल दोगे, निकालो फिर भी निकालो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, यही तो होता है, तो ए प्लस बी निकालना है, इसे ही तो आर कहते हैं। ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। ए की वैल्यू 4 दे रखी है, बी की वैल्यू 3 दे रखी है। cos 60 1/2 होता है। माइनस तो बस डायरेक्शन बताता है मैम, और हम जब अंडर रूट ए के बीच का टू बी cos थीटा लगाते हैं तो उसमें ए और बी तो वैल्यूज है, डायरेक्शन नहीं है, तो इसमें माइनस नहीं आएगा। एंगल चेंज कर देगी तो माइनस की जरूरत है, एंगल अपने आप माइनस को एडजस्ट कर लेगा। cos 120 होते हैं माइनस में। रूट 37 आ रहा होगा भाई, ए प्लस भी तो रूट 37 है, किस का आ गया? हेल्प करो, आ गया? और किस किस का नहीं आया? उत्तर आ गया है, उत्तर तो अगर उत्तर आ गया है, अगर आ गया है मिस्टर नूर, तो ए माइनस बी निकालते वक्त ए और बी की वैल्यू तो वही पुट होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कितना है इस बार? बस यही बदलना है, ये प्लस माइनस कहीं चेंज, आपने एंगल बदल दिया, अपने आप माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां मेरे हिसाब से 12 माइनस करें तो 13, रूट 13 आना चाहिए। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो वैल्यू पुटिंग कर लो, a माइनस भी आ जाएगा रूट 13। अच्छा, दो टर्म्स होती हैं बच्चों, आप याद करें, समझे पहले उन टर्म्स को। एक का नाम है कंपोनेंट, क्या नाम है? कंपोनेंट। देखिए, धरती पर जितने भी वेक्टर है, मान लो मैं एक वेक्टर बनाता हूं ए वेक्टर, आपको पूरा हक है इस वेक्टर को हिस्सों में तोड़ने का। आप चाहो तो इस वेक्टर को हिस्सों में तोड़ सकते हो। आपको मैंने ये बात तीसरी कक्षा में बताई थी, जब मैंने आपको आई कैप जे कैप समझाया था पहली बार, तो मैंने कहा था मेरा कोई टेढ़ा वेक्टर होता है ना, तो वो ऐसा होता है 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसा। ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप। तो वो जो वेक्टर है, वो जो x और y एक्सिस में टेढ़े में बना हुआ है, जिसका नाम है पूरा 2i कैप प्लस 3j कैप, आप चाहो तो इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। एक हिस्सा x एक्सिस के अलॉन्ग है 2i कैप, क्या नाम है? और एक हिस्सा 3j कैप, इन दोनों को मिलाकर बनाए ये वेक्टर। तो हमारे जितने भी वेक्टर होते हैं वो दो वेक्टर्स को जोड़ के बनते हैं। किनको जोड़ के बनते हैं? तो आप अपने वेक्टर को किन्हीं भी दो वेक्टर में तोड़ सकते हो। मतलब क्या है इसका? मतलब आपको एक वेक्टर दे रखा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे, और मैंने आपसे कहा इस वेक्टर के दो हिस्से तोड़ दो। आपने बोला भैया दो हिस्से कैसे तोड़ दें? तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। कैसे? ऐसे कि उन दोनों हिस्सों को जोड़ के वापस से बन जाए। जब मैं उन दोनों हिस्सों का रिजल्टेंट निकालू ना, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा से, तो वापस से क्या बन जाए? यही बन जाए। तो आप चाहो तो इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो।
और वो दो हिस्से नाम नाम दे देते हैं A1 और A2। जब मैं A1 A2 का रिजल्टेंट निकालूंगा, क्या निकालूंगा, तो वापस से क्या आ जाएगा, A। मतलब मैंने अपने गिवन वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ दिया, जिन दो हिस्सों को वापस से जोड़ के वो बन सकता है। भैया ये दो हिस्से हम कैसे बना सकते हैं? क्या हर वेक्टर के दो फिक्स हिस्से होते हैं? नहीं, आप अपनी मर्जी से तोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, 8 एक नंबर है 8। मैं 8 को 1 और 7 में तोड़ सकता हूं ना, ऐड करूंगा 7 ही आएगा। मैं 8 को 2 और 6 में भी तोड़ सकता हूं, ऐड करूंगा 8 ही आएगा। मैं 8 को 4 और 4 में भी तोड़ सकता हूं, ऐड करूंगा 8 ही आएगा। और 5 और 3 में भी, 8 और 0 में भी। तो मैं 8 नंबर को किन्हीं भी दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, सही है, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन 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 वेक्टर में भी ऐसा होता है, हाँ, वेक्टर में भी आप अपने वेक्टर को किन्हीं भी दो वेक्टर में तोड़ सकते हो। भैया वो दो वेक्टर किस तरफ होंगे वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। कि मान लो मेरा एक वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर, आप आए मेरे पास, भैया मैं इस बी वेक्टर को इस लाइन और इस लाइन के अलोंग तोड़ सकती हूं, मैं तोड़ सकता हूं, हाँ। बी वेक्टर को आप चाहो तो इस लाइन के अलोंग एक B1 वेक्टर और इसके अलोंग कुछ B2 वेक्टर में तोड़ सकते हो। भैया इनकी वैल्यू क्या आएगी? आएगी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, पर इनकी वैल्यू ऐसे आएगी कि जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो वापस से क्या आ जाए, बी। समझ रहे हो? अभी हम क्या सीख रहे थे? दो अलग अलग वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। अब हम क्या सीख रहे हैं? एक गिवन वेक्टर को उसके दो हिस्सों में तोड़ना, उन्हीं दो हिस्सों से मिलकर बना है वो, हम वापस से उसे दो हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं। इन दो हिस्सों में तोड़ने को कहते हैं रिजॉल्विंग। क्या कहते हैं? एक होती है सॉल्विंग, एक होती है, पहले आपने दो वेक्टर को सॉल्व करके उसका रिजल्टेंट बनाया, अब हम उस रिजल्टेंट को वापस से रिजॉल्व करके वो दो वेक्टर बना रहे हैं जिनसे वो आया होगा। समझ रहे हो? इसे कहते हैं रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? वेक्टर को दो हिस्सों में रिजॉल्व करना, वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, और प्रोसेस का नाम है रेजोल्यूशन। क्या नाम है? रेजोल्यूशन कैसे भी करी जा सकती है। मैं इस ए वेक्टर के दो हिस्से इस लाइन और इस लाइन के अलोंग बना सकता हूं, लेकिन हमारे काम का नहीं है ये सब प्रक्रिया हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की प्रक्रिया क्या है? सुनिए ध्यान से। सुनिएगा, जब आप किसी वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ते हो तो ए वेक्टर किन दो से मिलकर बना था? A1 और A2। मैंने ए वेक्टर को A1 और A2 में तोड़ दिया। अब ए वेक्टर को हटा सकता हूं, A1 A2 से काम ले सकता हूं, क्योंकि A1 A2 मिलकर तो A ही है ना। जब हम कभी किसी एक वेक्टर से डील नहीं कर पा रहे होते, हम कहते हैं यार तो टेढ़ा है, इस टेढ़े वेक्टर से मैं डील नहीं कर पा रहा, हम उसको अपनी पसंद की दो डायरेक्शन में तोड़ देते हैं। हम कहते हैं इस टेढ़े को हटा दो, इसके दो हिस्से ले लो। इन दो हिस्सों से काम करना आसान है, इससे काम करना आसान नहीं है, क्योंकि वो दो हिस्से हमारी मनचाही डायरेक्शन में। आप किसी भी वेक्टर को किन्हीं भी दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हो, ठीक है। और जब आपने उस वेक्टर को तोड़ दिया तो आप ये चिल्ला के दुनिया को बोल सकते हो कि ये वेक्टर इससे और इससे मिलके बना है, ठीक है। तो या तो इन दोनों को ले लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या फिर अकेले इसको ले लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बात तो एक ही है, क्योंकि ये दोनों मिलके यही बनाते हैं ना भाई। इन दोनों को ले लो या इसको ले लो, बात तो एक ही है। तो इन दोनों का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम तो रिजॉल्व करना है। क्या नाम है? रिजॉल्व करना, एक वेक्टर को रिजॉल्व करना। लेकिन इन दोनों को बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे दुनिया में मशीन कंपोनेंट से मिलकर बनती है। अगर एक मशीन दो कंपोनेंट से बनी है, आपने दोनों कंपोनेंट को अलग कर दिया, तो हम बोल पाएंगे ना इस मशीन के ये दो कंपोनेंट्स हैं, और इन दोनों को वापस जोड़ेंगे तो मशीन वापस से बन जाएगी। तो ऐसे ही हमारे वेक्टर के ये दो कंपोनेंट्स हैं। अगर आप वेक्टर को दोबारा जोड़ोगे, मतलब इन कंपोनेंट्स को जोड़ोगे, वेक्टर दोबारा से आ जाएगा। पर अभी हम क्या सीख रहे हैं? एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना, एक वेक्टर को उसके, यूं तो कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में। भैया इस वेक्टर के दो कंपोनेंट ऐसे ऐसे भी होंगे, हाँ, और इसी वेक्टर के दो कंपोनेंट इन दो डायरेक्शन में भी होंगे, हाँ। वैल्यू अलग अलग आएगी, वैल्यू, लेकिन आप इस वेक्टर को, ये दोनों सेम वेक्टर है, इस वेक्टर को
इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में भी तोड़ सकते हो, और चाहो तो ऐसे और ऐसे भी तोड़ सकते हो। ये जो कंपोनेंट है A1 A2 इस A वेक्टर के, इनकी वैल्यू अलग होगी। अगर मैं इस A वेक्टर को इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में तोड़ना चाहता हूं तो इनकी वैल्यू कुछ अलग होगी, A3 और A4 वैल्यू अलग होगी, डायरेक्शन मेरी मनचाही। तो यानी कि हमने अभी तक क्या देखा, हम किसी भी एक वेक्टर को अपनी मनचाही डायरेक्शन में दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। भैया तीन नहीं बना सकते? तीन भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं। हमारे पास कितनी डायमेंशन होती है? तीन। 2 डायमेंशन भी होती है, तीन भी होती है। तो जब आप एक्स वाई और जेड एक्सेस में डील करते हो तो आप एक वेक्टर को तीन कंपोनेंट में भी तोड़ सकते हो। और यहां हम 2D की बात कर रहे हैं। क्या हमारे सिलेबस में 11वीं क्लास में मोशन इन अ प्लेन है। क्या है मोशन इन अ प्लेन? मतलब 2 डायमेंशन। प्लेन मतलब मोशन इन 3 डायमेंशन नहीं है हमारे सिलेबस में। तो 2D की बात हो रही है, इसलिए मैं दो कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। 2 डायमेंशन में हम किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, और वो दो कंपोनेंट की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? हम खुद। पर भैया किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ के हमें फायदा क्या? क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ के फायदा नहीं था, इसीलिए रेजोल्यूशन का टॉपिक एक सीमित तरीके से 11th में इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया किसी भी डायरेक्शन में टूटे हुए कंपोनेंट हमारे काम के नहीं है। बोलो मेरे साथ, किसी भी डायरेक्शन में टूटे हुए कंपोनेंट हमारे काम के। तो कौन से कंपोनेंट हमारे काम के हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या काम के हैं? अब ये क्या नई चिड़िया है भाई? ये रेजोल्यूशन हम पढ़ी उसके ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए। व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? एक वेक्टर के दो कंपोनेंट तोड़ने हैं लेकिन दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट तोड़ने हैं लेकिन दोनों, ये रहा आपका ए वेक्टर, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? एक्स और वाई के बीच का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मैं इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट तोड़ना चाहता हूं लेकिन एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट आपस में है परपेंडिकुलर, इसीलिए इनका नाम पड़ गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या पड़ गया? रेक्टेंगल में एंगल क्या होता है? तो इन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो अब तक जो आपने सुना वो थ्योरी थी, अब जो आप देखने वाले वो एक तरीका है जो हर बच्चे को, बेसिक बच्चे को आ जाता है, बहुत सिंपल है। 11th में भी आता है, 12th में भी काम आता है। व्हाट इज वी आर गोइंग टू लर्न। हम क्या समझने वाले? हम समझने वाले हैं एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ा कैसे जाता है। सिंपल तरीका, देसी तरीका। ये रहा आपका ए वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। मान लेते हैं कितना बना रहा है? ये एक्सिस है, ये आपका ए वेक्टर, और यहां पर कौन सी एक्सिस होगी? वाई एक्सिस। अब आपने मुझसे कहा भैया मुझे सिखाओ, भैया हमें सिखाओ इस ए वेक्टर को दो कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं। सिंपल, एंगल के साथ एक कंपोनेंट बनता है, एंगल के ऑपोजिट एक कंपोनेंट बनता है। दोबारा बोलो, एंगल के साथ एक कंपोनेंट बनता है, एंगल के ऑपोजिट दूसरी तरफ एक कंपोनेंट बनता है। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? सुनो, अगर ये वेक्टर की वैल्यू ए है, इस वेक्टर की वैल्यू, तो ये कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा। क्या होगा? थीटा के साथ वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा। 3 बार बोलना है। और थीटा के ऑपोजिट वाला ए साइन थीटा। थीटा के ऑपोजिट वाला ए साइन थीटा। अब बताओ ये मुश्किल है? श्योर हो? एंगल के साथ वाला होता है वेक्टर की वैल्यू cos थीटा, एंगल के ऑपोजिट वाला होता है वेक्टर की वैल्यू sin थीटा। अब देखो जरा, मुझे समझाओ। ये रहा आपका केस, 5 न्यूटन का फोर्स है, 30 डिग्री, y एक्सिस x एक्सिस। क्वेश्चन ने बोला इस वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़ो, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट तोड़ो। बताओ क्या होगा? 5 cos 30, एंगल के साथ वाला cos, एंगल के ऑपोजिट वाला 5 sin 30। मुश्किल है आसान है? cos 30 की वैल्यू पुट कर लेंगे, sin 30 की वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मुश्किल है आसान है? श्योर हो? और पता है कल को आपको भैया हम चेक करना चाहते हैं कि इन दोनों, ये सॉरी, ये और ये जो मेरे 5 न्यूटन के कंपोनेंट है, इनके पीछे एंगल कितना है?
90। भैया मैं इन दोनों में अगर ट्राइंगल लॉ लगाऊंगा और ऐड करूंगा, रिजल्टेंट निकालूंगा, तो 5 ही आएगा। करके देख लो, 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। 5 के ही तो 2 टुकड़े हैं ये। अब 5 टेढ़ा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैंने कहा मुझे एक्स और वाई के अलॉन्ग चाहिए, तो मैंने 5 को उसके 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अब मुझे 5 से मतलब नहीं है, उसके 2 हिस्सों से मतलब है। वो तो मैंने लिया है, क्वेश्चन देगा उस वाले को लेके कर ले, रूल वही लगाइए। सुनो, आप ना रूल याद करो, एंगल याद मत करो, रूल याद करो। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट, एंगल के ऑपोजिट वाला होता है साइन कंपोनेंट। बस ये याद करो, एंगल के साथ वाला कॉस, एंगल के ऑपोजिट वाला। अब देखो 15 न्यूटन 60 डिग्री, बताओ जरा ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट 15 cos 60, क्योंकि एंगल के साथ वाला होता है cos और एंगल के ऑपोजिट वाला। रूल वर्क्स, रूल याद रखना है। आप ऐसे याद नहीं रखोगे y वाला साइन x, ना 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 ना, रिस्क है। हाँ, एक एंगल पकड़ लेते हैं बच्चों, एक एंगल, कोई भी एक एंगल पकड़ लिया मैंने, या तो मैं 60 मान लूंगा या फिर मेरा मन कर रहा है मान लो। भैया अगर ये पूरा 90 है और ये 60 है तो बचा हुआ कितना हो गया? हम इस 30 से निकाल लें क्या? हाँ, दोनों कंपोनेंट 30 से निकाल लो, सेम ही आएंगे, सेम आएंगे। 30 मान के निकालना एक बार ये वाला कंपोनेंट, 30 मान के निकालो ये वाला कंपोनेंट। एंगल के साथ वाला क्या होता है? 60, 15 cos 30, और ये क्या हो जाएगा? ये दोनों सेम है, ये दोनों भी, हाँ सॉल्व करो, इक्वल वैल्यू है दोनों की। देखो यार, देखो सिंपल सा रूल है बच्चों। एक सवाल उन्होंने अच्छा पूछा, अगर वेक्टर ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ए वेक्टर, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? भाई वो क्वेश्चन अपने आप बताएगा क्या भैया इसे रिजॉल्व कर सकते हैं? हाँ यार, पर उसको आपको 2 लाइंस देनी पड़ेंगी। हमारे पास 2 लाइंस कौन सी थी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां तो मेरा वेक्टर ही एक्सिस के अलॉन्ग है, तो क्वेश्चन मुझे खुद लाइन प्रकट करके देगा। वो बोलेगा इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट तोड़ो। कैसे? एक इस लाइन के अलॉन्ग और एक, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो मैं कहूंगा एंगल बता, ये वाला एंगल मान लो उसने दिया थीटा, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट ए और थीटा के ऑपोजिट वाला। अगर कभी वेक्टर गिवन होगा तो वो हमसे ऐसा नहीं बोलता एक्स और वाई कंपोनेंट निकालो, वो बोलता है ये वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दोनों कंपोनेंट निकाल दो। हम निकाल देते हैं, समझ रहे हो? कभी कभी क्या करता है, एक्स और वाई एक्सिस में वेक्टर होता है और 2 अलग से लाइन बना के देता है, कहता है इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट निकालो। हमें क्या मतलब है? हमें तो रूल याद है, थीटा के साथ वाला कॉस, कॉस कंपोनेंट, थीटा के सामने वाला। बस एक बात इंश्योर करनी है, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स के बीच का एंगल 90 होना चाहिए, तभी ये कॉस और साइन वाला रूल वैलिड होता है। किसी का मन करे जानने का, भैया ये ए कॉस थीटा कैसे आया, ये लेंथ ए कॉस थीटा कैसे आई, मैं आपकी कॉपी में 1 मिनट में आपको बता दूंगा ए कॉस थीटा कैसे आई। सबको जाननी है तो 1 मिनट तो अभी बताया तो नहीं। हाँ हाँ, ए वेक्टर है ये, ऐसे कंप्लीट कर सकता हूं डायग्राम को। अब जल्दी से बताना भैया, ये ए वेक्टर है, ये एंगल कितना दिया था? थीटा, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाली लेंथ कितनी आएगी? ए कॉस थीटा, ये मैं कह रहा हूं आपसे, तो चेक करते हैं आती है कि नहीं आती है। और ये वाली कितनी आएगी? तो सिंपल ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल उठाओ बस, ओ पी क्यू। क्या ये पूरा पैरेललोग्राम है? रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम, तो ओ पी क्यू इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, कॉस थीटा क्या होगा जल्दी बताओ? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? बेस कितना है? ओ क्यू, और हाइपोटेन्यूज ओपी। ओपी किसके बराबर है? ओ क्यू अपॉन ए। तो इस ए को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो,
ए कॉस थीटा इक्वल टू, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट। अच्छा अब क्या करें, अब इसी ट्रायंगल में साइन लगा दो। क्या लगाओगे, जब इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, बोलो, अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, चलो 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 बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर कौन है, ए क्यू, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ओपी। और ओपी की वैल्यू मुझे पता है क्या है, ओपी तो ए के बराबर है, तो ए वहां चला जाएगा, ए साइन थीटा किसके बराबर आ गया, ए क्यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये ए कॉस थीटा और ए क्यू क्या बन गया, ए साइन, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो अगर ये साइन थीटा है तो ये भी क्या होगा, बस ये चीज हमने डायरेक्टली याद कर लिया। ये पैरेललोग्राम नहीं रेक्टेंगल है, मतलब आप पैरेललोग्राम लॉ में तो हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, उनसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं। यहां पर बीच वाला रिजल्टेंट दे रखा है, इससे हम दो वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने आपको बताया कि ये दो कंपोनेंट हम तोड़ रहे हैं, ये दो कंपोनेंट हम तोड़ रहे हैं कॉस और साइन, इनका अगर ट्राइंगल लॉ से रिजल्टेंट निकालोगे या पैरेललोग्राम से निकालोगे तो वो ए के बराबर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों से मिलके ही ए बना है। या तो ए से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर उसके कंपोनेंट से सॉल्व करेंगे, हमारी इच्छा है। टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन, क्या नाम है,